गॉड एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? यह बहुत ही पुराना और कंट्रोवर्शियल सवाल है जो कि हर एक समय में बहुत सिविलाइजेशन में लॉजिक और डिबेट के साथ इसको डिस्कस किया गया है। सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इस बात पे जो डिबेट है वो अभी भी जारी है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताए थे कि द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। मतलब जितना ज्यादा वो साइंस के बारे में जान रहे थे उतना ही ज्यादा भगवान के ऊपर उनका जो भरोसा है वो इंक्रीज होता जा रहा था। दूसरी तरफ सर स्टीफन हॉकिंग का ये मानना था कि इस यूनिवर्स को क्रिएट करने के पीछे कोई भी भगवान या फिर गॉड का कोई हाथ नहीं है। तो इस वीडियो में हम कुछ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इज इट रीजनेबल टू बिलीव इन गॉड। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि यूनिवर्स इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग। मतलब ये जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपांड होता रहता है। आज की डेट पे दो स्टार्स या फिर दो गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम था और कुछ साल बाद ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। धीरे धीरे एक दूसरे से ये दूर चला जा रहा है। जो सिस्टम सामने की तरफ एक्सपांड हो सकता है, लॉजिकली वही सिस्टम पीछे की तरफ कंप्रेस भी हो सकता है। मतलब अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि वक्त के साथ हम भी पीछे जा रहे हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं वो एक दूसरे की करीब आ रहे हैं और ठीक इसी तरफ एक दूसरे के पास आते आते ये जो यूनिवर्स है वो एक पॉइंट पे आके मीट करेगा। कुछ साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से ये देखा है कि हम अगर वक्त के साथ 14 बिलियन साल पीछे चले जाते हैं तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो पूरा यूनिवर्स है वो एक पॉइंट पे आके मीट करेगा। मतलब मैथमेटिकली हमारा ये जो यूनिवर्स है उसका जन्म हुआ था आज से 14 बिलियन साल पहले। 14 बिलियन साल पहले सडनली एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं और इसी बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। टाइम, मैटर, स्पेस, एनर्जी, हर एक चीज बिग बैंग के वजह से ही क्रिएट हुआ था और इस बिग बैंग के पहले कुछ भी नहीं था, जस्ट नथिंग। अब जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उन लोगों का ये कहना है कि हाउ समथिंग कैन केम फ्रॉम नथिंग और विदाउट एनी रीजन बिग बैंग कैसे हो सकता है। अब कोई भी चीज हो वो ऑटोमेटिकली कैसे ब्लास्ट हो सकता है? या तो उसमें आग लगाना पड़ेगा या फिर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या फिर बाहर से कोई एक्टिवेशन एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इतना बड़ा एक एक्सप्लोजन हो सकता है। साइंस भी ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ कॉज और जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कॉज है वही गॉड है और उन लोगों का ये मानना है कि ये जो बिग बैंग है इसके पीछे भगवान का हाथ है। नाउ सर स्टीफन हॉकिंग ये कहते हैं कि भगवान कैसे बिग बैंग को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बिग बैंग होने से पहले टाइम नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए भगवान के पास टाइम ही नहीं था। अब जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उन लोगों का ये मानना है कि बिग बैंग होने से पहले मैटर नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब बिग बैंग होने के पीछे जिनका भी हाथ है वो एक इमैटेरियल है, मतलब नॉन फिजिकल है। मतलब उनका जो बॉडी है वो मैटर से नहीं बनाया गया होगा और बिग बैंग से पहले टाइम नाम का कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके मतलब वो टाइमलेस है और अगर वो टाइमलेस है तो इसके मतलब वो चेंजलेस भी है और बिग बैंग का जो कॉज है वो एक पर्सनल है, मतलब एक इंटेलिजेंट माइंड। ये एक सुपरनेचुरल कॉज नहीं है, इसका भी एक पर्सनालिटी है। क्योंकि अगर एक इम्पर्सनल कॉज एक इटर्नल टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके मतलब इसका जो इफेक्ट है वो भी एक इटर्नल टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, ये फॉरएवर रहेगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर के नीचे वाटर फ्रीज हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री, ये एक इम्पर्सनल कॉज है। वाटर फ्रीज होके ये जो आइस में कन्वर्ट हो रहा है ये है इफेक्ट। मतलब एक इटर्नल टाइम से ये जो इम्पर्सनल कॉज है अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे एक इटर्नल टाइम से रह रहा है, तो फिर इसका जो इफेक्ट है वो भी फॉरएवर रहेगा। मतलब हर वक्त वाटर को आइस के रूप में ही पाया जाएगा। तब ये नहीं बोला जाएगा कि ये जो वाटर है
वो कुछ ही साल पहले फ्रीज होना शुरू हुआ था और अब जाके ये आइस में कन्वर्ट हुआ है। तो लॉजिकली ये बोला जा सकता है कि द कॉज ऑफ बिग बैंग इज नॉन फिजिकल, टाइमलेस, चेंजलेस एंड पर्सनल। द नेम ऑफ द कॉज इज गॉड, और गॉड का कोई भी क्रिएटर नहीं है। सो गॉड इटसेल्फ इज एन अनकॉज्ड। ये लॉजिक है आस्तिक लोगों का जो भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन साइंस इस लॉजिक को नहीं मानता है क्योंकि इस रीजन को अभी भी प्रूफ नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू द साइंस द कॉज ऑफ बिग बैंग इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। अब सवाल यह है कि नथिंग से समथिंग कैसे क्रिएट हो सकता है। नथिंग कैन क्रिएट नथिंग बट इट नेवर कैन क्रिएट समथिंग। लेकिन साइंस के पास इसका जवाब है, नथिंग कैन क्रिएट समथिंग, और एक जीरो से एक यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। आप एक बात सोचिए कि इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज कितना है? जीरो, राइट? एक यूनिट नेगेटिव चार्ज और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल करके जीरो में कन्वर्ट कर देता है, और इस यूनिवर्स में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल है। तो इसके मतलब इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो भी जीरो है। मतलब जीरो चार्ज सेपरेट होके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली एक जीरो एनर्जी सेपरेट होके पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर सकता है। मतलब हमारा ये जो टोटल यूनिवर्स है वो जीरो है, सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट्स। अब आस्तिक लोगों का ये मानना है कि ये जो जीरो है वो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट नहीं हो सकता है। तो इसको सेपरेट किया किसने? साइंस यहाँ पे भी साइलेंट है, इट इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। अब अगला सवाल ये है कि ये यूनिवर्स इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ, इतना अच्छे से वेल ट्यून्ड कैसे हुआ? एक्सप्लोजन कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करता है। एक्सप्लोजन्स डोंट प्रोड्यूस ऑर्डर, दे डिस्ट्रॉय ऑर्डर्स। हमारा ये जो यूनिवर्स है वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो सब कुछ जम जाता, सब कुछ फ्रीज हो जाता, और ये जो डिस्टेंस है अगर ये थोड़ा सा कम हो जाता तो सब कुछ जल जाता। अर्थ में लाइफ होने के लिए सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो जितना होना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही है। तो जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उन लोगों का ये मानना है कि ये जो परफेक्ट डिस्टेंस है वो गॉड की जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूव करता है। एयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो नेचर में इजीली आग लग जाता, और ये जो अमाउंट है वो अगर थोड़ा सा कम होता तो शायद अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब एयर में जितना ऑक्सीजन होना चाहिए था एग्जैक्टली उतना ही ऑक्सीजन है, और ये भी एक लाइफ परमिटिंग फैक्टर है। अर्थ पे कुछ प्लेसेस ऐसा भी है जहाँ पे विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। तो वहाँ पे जो पॉन्ड रहता है या फिर जो रिवर रहता है उसका जो पानी है वो एकदम से फ्रीज नहीं होता है। उसका जो सरफेस है वो पहले फ्रीज होता है, लेकिन उसके नीचे का जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होता है, वो एज अ लिक्विड ही रहता है। और इसी वजह से उन सभी प्लेसेस में पानी के अंदर जो जीव रहता है वो जीवित रहता है, नहीं तो उन सभी का डेथ हो जाता। 4 डिग्री टेम्परेचर में वाटर का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होता है, और इसीलिए ये पॉसिबल है। लेकिन कोई दूसरी और लिक्विड के साथ ये नहीं होता है। तो ये सिर्फ वाटर के साथ ऐसा क्यों होता है? तो क्या ये भी गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूफ करता है? कोई एक एक्सप्लोजन से ऐसा एक लाइफ परमिटिंग यूनिवर्स क्रिएट होना क्या पॉसिबल है? ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला था कि इस यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन रेट है ये अगर थोड़ा सा भी कम होता तो ये यूनिवर्स वापस से रिकोलैप्स करके एक हॉट फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाता। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक पॉइंट पे आके मीट हो जाता। अगर इस यूनिवर्स का द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक फोर्स 10⁻100 से थोड़ा सा भी कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो ये यूनिवर्स एक लाइफ परमिटिंग यूनिवर्स नहीं रहेगा, ये यूनिवर्स एक लाइफ प्रोहिबिटिंग यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कोई भी जीव यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक ऐसे ही ड्यूरिंग बिग बैंग 50 से भी ज्यादा कांस्टेंट या फिर क्वांटिटीज इतना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड था कि इनमें से अगर कोई एक कांस्टेंट पे भी जरा सा भी चेंजेस आता तो ये जो यूनिवर्स है वो एक लाइफ परमिटिंग यूनिवर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, इतना वेल ट्यून्ड यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ? या तो एक्सीडेंटली बाय चांस ये यूनिवर्स एक लाइफ परमिटिंग यूनिवर्स में कन्वर्ट हो गया है, या तो कोई डिजाइनर इस यूनिवर्स को ऐसे डिजाइन किया है जो कि है गॉड।
साइंस कहता है कि बाय चांस इस यूनिवर्स में कुछ प्लेसेस ऐसा क्रिएट हो गया है जो कि लाइफ रहने के लिए सुइटेबल है, जैसे कि अर्थ। नाउ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आप मान के चलिए कि अगर एक वेल ट्रेन्ड आर्मी को एक टारगेट हिट करने के लिए बोला जाए तो शायद आउट ऑफ 10 वो 10 बार ही उस टारगेट को हिट कर देंगे, या फिर 9 बार, या फिर 8 बार। लेकिन क्या होगा अगर एक अनट्रेन्ड आदमी को उसी सेम टारगेट को हिट करने के लिए बोला जाए तो शायद 100 बार ट्राई करने के बाद भी वो एक बार भी उस टारगेट को हिट ना कर पाए। लेकिन क्या होगा अगर वो 1000 बार ट्राई करे, 1,00,000 बार ट्राई करे, 1 करोड़ बार ट्राई करे, तो शायद एटलीस्ट एक बार एक्सीडेंटली टारगेट पे हिट हो ही जाएगा। ठीक वैसे ही इस यूनिवर्स में बहुत सारी प्लैनेट्स है, लेकिन बाय चांस अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है, अर्थ की जो साइज है, अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है, ये सब मिलके परफेक्टली एक लाइफ परमिटिंग फैक्टर क्रिएट किया है। अब जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उन लोगों का ये मानना है कि बाय चांस 1-2 फैक्टर लाइफ परमिटिंग फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इस यूनिवर्स में लाइफ रहने के लिए ढेर सारे लाइफ परमिटिंग फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन चाहिए। इस यूनिवर्स में एक जीव को जीवित रहने के लिए जो जो फैक्टर्स चाहिए, उन सभी फैक्टर्स को अगर एक कैलकुलेशन के अंडर लाया जाए और उसके बाद उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया जाए तो ये देखा जाएगा कि इस यूनिवर्स में लाइफ ना रहने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही हाई है। लेकिन द यूनिवर्स इज लाइफ परमिटिंग, जो एक डिजाइनर ने डिजाइन किया है, और वो है गॉड। लेकिन साइंस ये कहता है कि साइंटिफिकली इसको अभी भी प्रूफ नहीं किया गया है। अब आस्तिक लोगों का एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि इस धरती में इंसान कैसे आया। अब साइंस ये कहता है कि इसका रीजन है इवोल्यूशन। बहुत साल पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे ये डेवलप होता गया और अलग अलग जीव, अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ, एंड अल्टीमेटली ह्यूमन का जन्म हुआ। द एंथ्रोपिक कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, इस बुक में ये पाया गया है कि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो 10 स्टेप्स है, उन 10 स्टेप में से हर एक स्टेप इतना ज्यादा इम्प्रोबेबल है कि इवोल्यूशन के थ्रू ह्यूमन क्रिएट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 10⁻⁴। और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा है कि इवोल्यूशन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4⁻⁻270 टू द पावर 1,10,000। मतलब अगर इवोल्यूशन हुआ है तो ये एक मिरेकल है। मिरेकल फिर से गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो प्रूव हो रहा है। साइंस ये कहता है कि इवोल्यूशन अंडर प्रोबेबिलिटी एक मिरेकल हो सकता है, लेकिन इसका और भी बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद है। जो सेल ब्रेन में रहता है उसका काम एक है, और जो सेल लिवर में रहता है उसका काम अलग है। और इन सभी सेल्स का जो अल्टीमेट गोल है वो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शंस जो अच्छे से काम कर रहा है, ये अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए तो हमारा ये जो बॉडी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमारे सेल्स के अंदर डीएनए रहता है, और हर एक डीएनए के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन इनपुट रहता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन ये जो डीएनए है ये बहुत सारे काम करता है। सो लाइफ का मतलब बस मैटर या फिर एनर्जी नहीं है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स, डीएनए इज लाइक ए कंप्यूटर प्रोग्राम but far more advanced than any software ever created। अब आस्तिक लोगों का ये मानना है कि इंफॉर्मेशन कैन ओनली कम फ्रॉम एन इंटेलिजेंट सोर्स दैट पुट द इंफॉर्मेशन देयर। इतना बड़ा एक इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर विदाउट एनी इंटेलिजेंट सोर्स एक्सीडेंटली कैसे क्रिएट हो सकता है। तो नास्तिक और आस्तिक के बीच में ये जो डिबेट है वो चलता ही रहेगा। लेकिन गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा बस वही बोल सकते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स के बारे में A to Z सब कुछ जानते हैं। या फिर साइंस के पास ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जिसके माध्यम से ये बोला जाए कि गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक और बात है कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो मैं कॉन्फिडेंटली ये कभी भी नहीं बोल सकता हूँ कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। एट द अदर हैंड, एक आस्तिक की तरह गॉड का जो एग्जिस्टेंस है उस पर कंप्लीटली एग्री भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या पता आज साइंस जो प्रूफ नहीं कर पा रहा है इन फ्यूचर वो प्रूव हो जाए।